अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको खुशामदीद। हमारे नावल को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और इस तरह के मज़ीद नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकें। हम माला की एपिसोड 1 का पार्ट 2 अब स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह गुज़श्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागजों का पलंदा लिए सुबह सुबह जहीर के ऑफिस में गई और दरवाजा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास सतोनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ उसके इंतजार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पर बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे कॉफी मग में चम्मच हिलाते हुए इतराफ का जायजा ले रहा था जब सीढ़ियों पर आहट हुई। उसने नजरें उठा के देखा, वो जीने उतर रही थी। उसने आज स्याह लंबी कमीज के साथ सफेद दुपट्टा कंधे पर डाला हुआ था। बालों का जूड़ा बंधा था और एक लट दाएं गाल को छू रही थी। आज उसने टॉप्स नहीं पहने थे। पैरों में सफेद हील्स थी और पेशानी पे अभी तक बल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसकी चीजें थी। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। उसने एक सरसरी नजर कैफ पे डाली। उसके नए जॉगर्स आज भी उजले सफेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेव, माथे पे आए नौ उम्र लड़कों जैसे बलदार बाल, टी शर्ट पर कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे मॉल तक जाना है, तुम ड्राइव करोगे? कार रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैफ बॉक्स उठाए उससे 2 कदम पीछे था। एकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। उसने पलट के देखा। वो रेस्टोरेंट के हॉल के मरकजी दीवार के सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बजाते खुद एक पेंटिंग थी। वहां एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नजर आता नीला समुंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पे सतोनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सीपियां बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नजरें दीवार के निचले कोने तक गई। वहां माला के नाम से दस्तखत थे। साथ 5 वर्ष कबल की तारीख दर्ज थी। उसने गर्दन मोड़ के सताइशी नजरों से माला को देखा जो उसकी मुंतजिर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चले? वो बिना किसी तासुर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेकर उसके साथ हो लिया। आप एलविजन आर्टिस्ट भी हैं? मुझे अंदाजा नहीं था, वो उसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया। रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। 1-2 बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा था तो एहसास हुआ कि उसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को ना देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, उसका कजन डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता जरूर था। सुनो, तुम ड्राइवर्स यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खलती थी। लेकिन खैर, वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाईस सब्ज आंखों की पुतलियां सकोड़ रखी थी। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सिरसिरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था इसलिए बहुत रश नहीं था। उसे गजा की शादी के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो खानदान की शादियों पे जाती उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब एंटरप्रेन्योर कजन थी, अपने पैरों पर खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट देती थी। लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब उसके पास कुछ करने को ही नहीं था। सोशल मीडिया से जल्द ही सबको मालूम हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है।
हर कोई उससे सवाल करेगा। उफ, वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ कोई उसे देख रहा था। चलते चलते उसने गर्दन मोड़ी, दाएं बाएं, पीछे। वहां बहुत से लोग थे, लेकिन सब अपनी अपनी सिमत में जा रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने झुरझुरी लेकर झटका। शायद उसे वहम हुआ था। एक डिजाइनर ब्रांड से उसने एक कामदार जोड़ा लिया। गजा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीट में एक बुक शॉप नजर आई। उसकी ग्लास वॉल के इस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था। वो उसकी तरफ चली आई। कैफ ने उसे नहीं देखा था। उसकी कशमाला की तरफ पुश थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज में कुछ कह भी रहा था। आवाज इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया, ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। वो एकदम झटके से मुड़ा। मोबाइल छूट गया। शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई, जैसे वो लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। उसने गर्दन झुका के देखा। उस पे कॉल मिली हुई थी। व्हाइट हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फोन उठाया और कॉल काट के इसे जेब में डाल दिया। मेरा एक अंकल है, उससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बल बैठा शॉपिंग बैग से निकला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चले? उसने नजरअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि उसके हाथ में एक स्केचबुक और चंद ग्रेफाइट पेंसिल्स थी, जिन्हें वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ। नजर कशमाला के हाथों पर गई। फौरन हाथ बढ़ाया। ये मुझे पकड़ा दे। नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी, लेकिन कैफ सामने आया और इधर लाएं कहते हुए नरमी से उससे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन उसे अच्छा लगा था। इस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं ऐसे ही ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजुर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज्यादा देर तक मुलाजिम नहीं रह सकता। देखते हैं ये कितना अरसा टिकता है। कॉफी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछ लिया। वो इससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसो डबल शॉट, राइट? वो पर्स से कार्ड निकालते हुए चौंकी। आबरू ताज्जुब से इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसी कॉफी पीती हूँ? आपकी असिस्टेंट साइका से पूछा था। वो मुस्कुराया। गाल का गड्ढा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की जरूरत है। उसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्कुरा के बोला। साइका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द या बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पे अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। कॉफी लाओ। शाबाश। आबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने उसे घर ड्रॉप किया तो वो उसे सुबह जल्दी आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पे अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। मुमानी वर्किंग वुमेन थी। बच्चे स्कूल कॉलेज वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग सही फर्श पर रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर टहल रहा था। इसी पल चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ। मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में आबरू उठाई। इधर आओ। उसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेजी से अंदर आया। सीढ़ियां 2-2 करके फलांगी। अंदाज चौकन्ना था। टेरेस के दहाने पे वो आके रुक गया। नजरें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गई। तुमने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड्स जॉब क्यों छोड़ जाते हैं? ये है उसकी वजह। कशमाला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के एहतिताम पे खून पड़ा था। बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया। फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा। गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था। स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के।
फिर उसने देखा पंजों के बल जमीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा, बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोई। फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला, जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होके जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफेद हील्स देखी, वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है, मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स को ढूंढने के आपके पास जरूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूइयत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नजरों से इतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी, उसमें कभी कोई नजर नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है, वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है? नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं, हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसों से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज्यादा दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की जरूरत होता है बॉस। आप उससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मुंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठटक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू रखे लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछे कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूंगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे ओवर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं यानी इस खून से? नहीं। उसने नफी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जुट गई। पहले खून साफ किया, फिर वाइप लगा के फर्श धो दिया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज किया, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिली रीक में माही बीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से उसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, बदक पलट के देखा। इबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे अड़से और फोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। उसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था, बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लॉन्ग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केचबुक निकाली और सीधी हुई। स्केचबुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहां एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी।
عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیامت عام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننے ننے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرج سے آنکھیں بند کر لی۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولی، ونڈ سکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسے اس کے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کرنے لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے اسے سنے گی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظر سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نہیں نظر آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت اسمارٹ لگتے ہو۔ پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے اسمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ بھی کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے آبرو اٹھائی۔ یعنی قسمت؟ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ
یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر وقت ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو شاید۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم، میں اور میرے پرانے ڈرائیورز میں فرق کیا تھا؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی۔ کشمالہ معید، ماہبینہ اور حور جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا، جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا۔ اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوں گی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حور جہاں بیگم تخت پہ بیٹھتی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے۔ گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلووں کے قتلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھی۔ حور جہاں بیگم فربیحہ خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھی، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال چھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گھٹایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ میں انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فربیحہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربیحہ تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے ان سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کسی کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسی ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ اس کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بھی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں ہوئی۔ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حور جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری میں، وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ ہماری بی بی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری۔ وہ نہ سمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے ہبکی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔
बाजी ये ड्राइवर तो नहीं लगता। वक्त भी लाउंज की दीवार गेर खिड़की को देख रही थी। वहाँ कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ, बताया था ना मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ की सब आंखों में अफसोस सा उभरा, तासुब से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और उसका इख्तिलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है, औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, उसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि उसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में जाया ना करे, पूरे जहां बेगम की तरह। माँ के कान के पास शरारत से झुकी, उनकी आंखों में हवकी उतरी। अरे बदतमीज, तुम्हें लगता है मैंने खुद को जाया किया? सर झटक की छुरी उठा ली और आलू के खटखट टुकड़े करने लगी। अब प्रोटोकॉल खत्म था। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ उससे ज्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। जाया नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी मगर बच्चों में लगी रही। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता था कि आपके बच्चों ने खाना खाया है या नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए हैं। अगर कोई कैरियर या मशगला अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्जी काट रही हैं जो वक्त बीवी काट सकती है। यही फर्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। बख्तो, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फाते की तरबियत करना। मगर माला मुस्कुरा के शाने उचका के उठ गई। अगर आपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज आप भी एक बिजनेस वुमेन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर जमीन पे मारा। वो हंसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ हफ्गी से बड़बड़ाते हुए सब्जी की तरफ मुतवज्जो हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कजन की बीवी थी, एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर खातून। उसके अलावा जिन हसलतों से वो पहचानी जाती थी उनमें तकब्बुर, बदजुबानी, मुनाफकत सरे फहरिस्त थी। भरी महफिलों में दूसरों का तमस्सुर उड़ाना तो लाजिम था। किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक। खुद हसीन थी, रईस थी, रिश्तेदार उनके गिर्द मंडलाते थे। बेटे वाले उनकी बेटी की वजह से और बेटी वाले उनके उस बेटे में दिलचस्पी रखते थे जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, न अपने रिश्तेदारों से मिला था। उनका बेटा जब 3-4 बरस का था तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद उनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन उनका बेटा लौट के नहीं आया। ना उसे कभी किसी ने देखा, ना कोई उससे मिला। बस कबीरा ताई थी जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पे उनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह होगा। साइको केस। कबीरा ताई का कोई नफ्सियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फौरन पहुंच जाती। महंगे गिफ्ट्स, बारी सलामियां, फिर उसी रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी खानदान का मजाक उड़ाती। सारे खानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बनती थी तो वो हुरे जहां बेगम थी। माँ जब ब्याह की इस खानदान में आई तो कबीरा ने उनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हुरे जहां उन औरतों में से नहीं थी जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, या वो किसी की दौलत से मुतासिर होकर अपनी आवाज खो देती है। हुरे जहां अपने आप में काफी थी, हंसी भी थी और पढ़ी लिखी भी। उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी ना था। पहली दफा जब बड़ी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमस्सुर उड़ाते और खानदान वालों को मुस्कुरा के सुनते देखा तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। जो खूबसूरत हैं उनकी खूबसूरती ही उनका इम्तिहान होता है। ऐसे गरूर ना किया करो, अल्लाह को ये नहीं पसंद। ऐसा कई मौकों पे हुआ, यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगी तो हुरे जहाँ ये कहते हुए उठ गई कि मैं ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहाँ किसी का मजाक उड़ाया जाए, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब तदबर हो गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा खानदान बिछ जाता था, उनको 4 सदा के आम से घराने की हाउस वाइफ टोक के उठ गई थी। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने कभी ना की थी। मोहित का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है जिसको वो अपनी बेसकूनी के लिए इल्जाम दे सकें। इसलिए उस दिन से कबीरा ने हुरे जहां के साथ बैर पाल लिया था। ऐसे चंद वाकयात और भी हुए। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी। वहां बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबरें रखती। साल में 3-4 चक्कर भी लगा लेती। उन्होंने खानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि हुरे जहां उससे चलती है।
एक दो इल्जाम भी लगाए माँ पर। कोई 9-10 साल पुरानी बात है जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफिल में फिर से टाकरा हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज्जती की और माँ ने सबके सामने उसे उस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। उस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोलचाल खत्म हो गई। दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा, माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफरत से सर मोड़ के गुजर जाती, जैसे सुना ही नहीं। माँ ही माँ को मना करती थी, वो जवाब नहीं देती तो आप क्यों सलाम करती हैं? लेकिन माँ बड़े ही सुकून से कहती कि देखो, अल्लाह ने हम पे सलाम फर्ज किया है, बैठ के गप्पे मारना फर्ज नहीं किया। मैं बस इतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फर्ज है। अब इतने बरस हो गए थे। कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब उनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए उसके नाम लेती। माही को जब किसी इंसान को शदीद बुरा कहना होता तो उसको कबीरा से मिला देती। और रहा मोहित, तो जब उसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता, पहले जमाने में मेल होती थी, अब ईमेल होती है। ऐसे ही पहले जमाने में कबीरा थी, अब ई कबीरा होती है, और वो तुम हो माही। वो फ्रेश होके कमरे से निकली तो मोहित किचन के दरवाजे पे खड़ा था, हाथ में सेब पकड़े खा रहा था। उसे देख के हंस दिया। फिर कैसा मजाक किया जहीर ने आपके साथ? वो करीब आया और बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराई। बदतमीज। फिर सर से पैर तक मोहित को देखा। अपनी सुनाओ, माँ को टाइम देते हो या फोन पे अपनी दूसरी माँ के साथ लगे रहते हो? वो झिनक गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जनरल सर्जरी है, ओके? मोहित निकलते हुए कद का नौजवान था, क्लीन शेव, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी भूरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हैंड फ्रीज। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर उसके लिए एक होटल की तरह था जहाँ वो सिर्फ सोने आता था। ये बाहर तुम्हारा ड्राइवर है? मोहित ने सेब की बाइट लेते हुए सिरसरी सा पूछा। उफ, ये सवाल क्या था? अगर कैफ जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता या उतना खुशशक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है? वो चिड़ी नहीं थी, ना उसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो, बड़ा स्कोप है इस काम का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। उसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लाउंज में बैठी माँ और वक्त बी की सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी। बाजी, माला बीबी की शादी कर दे। पहले तो उनको सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था, शुक्र है वो किस्सा खत्म हुआ। उसे हंसी आ गई। वक्त बी को उसकी ट्रेजेडी में भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हसन भी आजमाइश है, वक्त बी। माला मुस्कुराते हुए, हुसन भी आजमाइश है, वक्त बी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। उसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि उसे किसी हसीन तरी मर्द से शादी करनी थी, लेकिन बस वो ज़हीन हो, उसके काम को सपोर्ट करे, कम से कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियां उसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थी। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। उसने माला से कह रखा था कि वो अपनी बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज नहीं था, अलबत्ता उसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर, उससे क्या, वो वहां से हट गई। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासिर होते हुए उंगली लैपटॉप के किनारे पे फेरी। कैफ ने एक नजर उसे देखा। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पे देख लेना, फराह दिली से ऑफर की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। जरा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सिरसरी सा सवाल किया। मोहित भाई और बड़ी बाजी, सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने उनकी बड़ी खिदमत की। मेरी अम्मी के हाथों में ही वो फोत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है। नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है, वो कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा को कनाडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? उसे ताजुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना? उनको शादी का शौक नहीं है जी, वो बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को इसके अलावा कोई समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गई। वो सोचती नजरों से स्क्रीन को देखने लगा।
یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر۔ لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا۔ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے۔ ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بھی بنایا کرتی تھی۔ ماہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ وقت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھی تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور اب اسے کوئی مرد زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے تو زانو بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا۔ مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا ہے؟ عجیب بات تھی۔ صبح وقت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائی تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائی تو بابو آگے سے بولا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی۔ پھر خود ہی کچن سے موہت بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لیا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ میں مجھے پکڑا دی کہ یہ میری بیوی یہی پیتی ہے۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا۔ وقت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا وقت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کے جانا ہے۔ شام میں غزہ کے نکاح کا فنکشن تھا اور سچ چھکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیپ ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کوہنی پہ ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پہ جھنم جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یہ شاید دھوپ کے باعث ایسا لگا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے، اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔
माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफी महंगी होती है। अगर तुम अपना बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको तो ये गलत अप्रोच है। नरमी से तंबी की। उसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक्स का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी आलात इंपोर्टेड करवाना। वो अपनी विसात से ऊंची जस्त लगाना चाहता था और ऐसे में जमीन उसके कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया जैसे वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है, तुम इससे मुतमईन हो ना? माला का फोन कार से कनेक्टेड था। आवाज खुद बहुत स्पीकर पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफी स्मार्ट और समझदार है, साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है। वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो किसी को उसके सामने इसलिए नहीं सराहते कि वो सर पे ना चढ़ जाए। जो सच हो उसे कह देना चाहिए। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। उसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना उसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है, मेरा कजन है ना, मुझे उसका पता है। सफूरा इतना तेज तेज बोले जा रही थी कि उसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ, है कहाँ वो? जरा बात कराओ मेरी। सफूरा अपने ते एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफी का इशारा किया। कहा कुछ नहीं। चूंकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ है, तुम बाद में उसे खुद ही कॉल कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। उसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूजर है और रहेगा। उसका लहजा सपाट था। जॉन मैक्सवेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते, उसको कमाने पे फोकस करो तो मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूजर हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फिक्र ना करो तो तुम अनएम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ हो कि इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस। उसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ उसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से उसको काबिले कदर चीजों को हासिल करने पे सर्व करना है। जरा तवक्कुफ से बोला, आपसे एक दरखास्त है, दोबारा उनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। उनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने उनको कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही खत्म हो गई। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पर फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पर कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा कि क्या वो इसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कजन का था। यूं ही उस नौजवान को साथ दे के बातें बनती। उसे वहां 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नजरअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने उस पे पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पीछे हिस्से में दर्द की शदीद लहरें उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस बॉस, कशमाला ने आंखें खोली। इशारत के आगे अब भी धुंध थी। उसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। उसके सामने वो पंजों के बल बैठा उसे पुकार रहा था। वो बदक हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा था। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसका हाथ बेइख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टेस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? उसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था कि आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से देख रहा था। चलो ना। उसने इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था, लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभालने कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे। उसने नरमी से उसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका।
बटुए से 500 का नोट निकाल के उसे थमाया, उसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी, उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके शोहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट की पूंछ से उसे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताएं हुआ क्या था। वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापिस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और तकान भी। ये मेरी कजन का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना, खानदान में बातें बनेंगी। मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। वो इसकी तरफ रूह मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बल थे, आंखों में गुस्सा भी था। उसे जो याद था बता दिया। मैंने उसका चेहरा देखा था मगर मैं उसको नहीं जानती, और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फायदा आपको अगर मैं ये चीजें मैनेज नहीं कर सकता। उसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तमाशा नहीं बनाना, घर चलो। वो तकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इस आदमी ने इसे बहुत जोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊंगा और आपका नाम लिए बगैर उनके रिकॉर्ड जरूर निकलवाऊंगा। ऐसे कैसे कोई आप पे हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बरहमी से कह रहा था। उसने पहली दफा कैफ को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून फेंकवाता है, ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। उसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका ताकुफकार था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर उसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट, अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसका जहन अभी तक शल था। मुझे इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में उससे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। उसने पर्स खोला और अंदर से एक एक चीज निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश, सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज वहां ऐसी भी थी जो उसकी नहीं थी। उसने मेरे बैग में कुछ रखा है, वो ताज्जुब से बोली। तो कैफ ने बैक व्यू मिरर का रुख ठीक किया और उसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रिंग का लाइटर उलट पुलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता था। वो तलखी से मुस्कुराई। लाइटर पे उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े, माहिर फरीद। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चिरचिराए। आराम से कैफ। लेकिन वो तेजी से पीछे घुमा और लाइटर उसके हाथ से ले लिया। फिर उसे ऊंचा उठा कर देखा। उस पे वाकई अंग्रेजी में लेजर इनग्रेविंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हल्क खुश्क होने लगा। नामुमकिन। बिलाहिर मुझे मेरे ताकुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज आंखों में उलझन थी, ना समझी थी। उसने बहुत सा थूक खुश गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? उसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा। अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो रुका, वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। अपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पे बरहमी तर आई। उसने फोन निकाला और व्हाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मोबिल मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर ड्राई लगाया था। सब वो सफेद नहीं, गहरे भूरे लग रहे थे।
ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे, वक्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गांव तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था, जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए, वो पहलों पे हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाए मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपनी ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद था, उसे माँ की हर चीज याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शॉल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें व्हाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला बेटे, वो व्हाइट शॉल तो निकाल दो, और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है। मैं शॉल निकालती हूँ। और वहां से उठ गई। उसने कमरे में पहले से ही सफेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा आ गई थी, वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माही लिया करती थी। उसका शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स ही उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि आप छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही, ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शॉल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फौरन से मुझे भेजनी है आपने। माँ, आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। माही, माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। वक्त भी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज हवा के दोष पे कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तू बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये इबाद की नौकरी ना होती तो मैं भी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रोहानसी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगे ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीजें समेटने लगी। परे करो इसको, हमें क्या। देखना आप, वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उसके पास जाके खूब हंसेंगे, बोलेंगे। देखना। मोहित तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बड़बड़ाया। लाहौर और उसके मुजाफात में गिबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा से जवाब देती, लेकिन उसे कुछ नजर आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है? माही की तेज नजरें माँ के पीछे खड़ी खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नजर खिड़की को देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वो ही साथ लाई है। माँ ने माला को फोन पकड़ा दिया। वो घुटनों पे हाथ रख के उठी। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहनने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जरा करीब से दिखाओ उसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए बात को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया है कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। ये बात पे असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं जरा आती हूँ। उसने फोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था।
और मेहमानों की मेजों के गिर्द रखे सोफे भी सफेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटेड सोफे पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार खवातीन से बातों में मसरूफ थी। मोहित हम उम्र कजन्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज्यादा महफूज तस्वर कर रही थी। अगर वो कजन में गई तो सबकी जुबान पे एक ही सवाल होना था, ओशन क्यों बंद हो गया और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है। और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं खराब करना चाहती थी। वैसे भी उसे माँ पर नजर रखनी थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोहित उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी, शॉल एक कंधे पे थी, शिफॉन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई पूरे जहां जैसी खूबसूरती उसे माही या मोहित को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमान को शौकी नजरों से देखा। पूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही ले, मैंने खुद करवाया है, समझो नई जिंदगी मिल गई है, खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहां था। हूर के नीचे जेर थी, इसलिए हूरे जहां पढ़ते थे, इसलिए बहुत से रिश्तेदार उनको भी हूरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। आप जैसे मैं घुटने जैसे हैं घुटने वैसे ठीक हैं। माँ, उसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी, नरमी से तंबी की। माँ दूसरी जानिब झुक के उन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफातन साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नजरें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो इस रोज इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोषण में आई थी। उन्होंने सफेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मुमानी से मिली, फिर माँ से। माँ उनको देख के बहुत खुश हुई, अपने पास सोफे पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? जियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह से? इन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना? हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देख के कहा। पता चला तुम सो रही हो, वरना जरूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। जियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। जियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नजरें सारे में खो गई और फिर वो उसे नजर आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, स्याह बालों को जेल से पीछे किए और दूसरे कजन की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में जियाद जाजिब नजर था। उसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अर्सा पहले, कोई मसला हुआ था? फिर माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या बताऊं, उसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो जियाद की अपनी पसंद थी, उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। पूरे भाभी आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। अब मेरे जियाद के लिए दुआ करें कि वो इस ट्रॉमा से निकल आए और नई जिंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं जरूर दुआ करूंगी, माँ ने हुल्लू से दिल से कहा। एक बुलंद आवाज कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नजरें घुमाई। सब्ज़ार की इंट्रेस्ट पर एक ऊंचा नस्वानी कहका गूंजा था। ये इस बात का गमास था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी हैं। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नजर उनकी तरफ उठे, और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो इंट्रेस्ट पे चंद खवातीन के झमघट्टे में खड़ी ऊंचे कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड पहन रखे थे, बाल बॉय कट में कटे थे।
اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہیں۔ اس کی بھی ایک مضحکہ حیثی وجہ تھی۔ ابھی وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ مومانی ان رشتہ داروں میں سے تھی جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی ہے۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور نگینہ سے بولی، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرے حورِ جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورِ جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے ان سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی۔ سادہ دو ٹوک انداز۔ مومانی تو گھڑوں پانی میں گر گئی۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کی ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا۔ آنکھیں ذہین تھی لیکن چلاک نہیں تھی۔ ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی تھی، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں، وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ریسٹورنٹ کے سامنے پھولدار ستون کے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ، میں اس کو نہیں پہچانتی۔ آر یو شور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقبکار کے بارے میں جانتی ہیں۔ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں اس کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آدمی کے پاس میری تصویر ہے۔ اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدک بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بوفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر چکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا
جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالا تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی، کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالا وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے ہوں کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پر واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچھوٹی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی، جیسے دلچسپی نہ ہو۔ پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ۔ تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالا بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میری ماں نہ بنو۔ پھر انہیں خوشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالا کو دیکھا، جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا۔ وہ آپ کی سختی سے بولی، آواز نہیں آئی، لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کرے ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جی بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچا مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ ہفکی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتی آنٹی، غصہ کر رہی تھی۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ، اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا۔ ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح، حد ہے یار۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باس، وہ ہلکا سا کھنکارا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں۔ ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اکثریت کھانا ڈال چکی تھی، اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنکارا، آپ کھانا کھا رہی ہیں؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا، تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر گردن موڑ کے اس کی میز کو، جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا، آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کشمالا نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں۔ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ 2 منٹ یہ پکڑیں۔ کشمالا نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی۔ زیاد گھوم کے بفے ٹیبل کی دوسری طرف گیا، ایک پیالہ چمچ اٹھایا اور واپس آیا۔ اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اور کچھ کھا لیں۔ وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس دے لی۔ تھینک یو، مگر میں میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے پیالہ رکھا تھا، پکڑے کھڑی رہی۔ پیالہ رکھا نہیں، پکڑے کھڑی رہی، لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند تھا، تو یہ طے تھا کہ وہ نہیں کھائے گی۔ اچھا، وہ حیران ہوا، اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ بھرا۔ اس دن تو آپ ٹیرس پہ براؤنیز کھا رہی تھی۔ اف، اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ کندھے بے نیازی سے اچکا دیے، پھر بات بدل دی۔ آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد میری سانس لے کر سر چکا دیا۔ وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا۔ میں آج کا رائٹر بلاک کا شکار ہوں۔ پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں، لیکن نہیں لکھ پا رہا۔ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہی جو سب شوق سے پڑھتے ہیں، ایک عظیم لو سٹوری۔ اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھی۔
ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग पर भरोसा नहीं होता। उसे नगीना आंटी की बातें याद आई। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने की बजाय वो लिखें जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा। फिर इतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मालूं? आजमा के देख लें। अच्छा, वो इसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहाँ गज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। ज़ियाद ने उसकी तरफ देखा। उसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, उसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि उसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। उसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। उसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती हुई महसूस हुई। कोई सहर सा था उस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं। लेकिन वो अंदर से हाइफ हुई। कहीं वो जान ना ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो झिनक के हंसी, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सराहया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूइयत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूँगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करते देखा।